हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास 11th बाय गौरव सर। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपके केमिस्ट्री 11th क्लास के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम का सेकंड चैप्टर आपके कोर्स में है, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं बच्चों कैसे अलग अलग साइंटिस्ट और कैसे अलग अलग लोगों ने मिलकर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हमें जानकारी दी और हमें बताया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे कैसे हो सकता है। हमने अब तक ये पढ़ा कि जे थॉमसन और रदरफोर्ड की डिस्कवरीज़ के बाद उन्होंने जो अपने एटॉमिक मॉडल दिए, तो फाइनली रदरफोर्ड के मॉडल तक हम ये समझ पाए कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर ही एटम का सारा मास प्रेजेंट होता है। बच्चों, हमने ये भी पढ़ा कि न्यूक्लियस के बाहर एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन राउंड चक्कर लगाते हैं एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर। ये फिक्स ऑर्बिट उसका एनर्जी शेल भी कहलाता है। लेकिन जब ये बात रदरफोर्ड ने हमें बताई तो एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि इलेक्ट्रॉन्स जब राउंड या सर्कुलर पाथ में घूम रहे होते हैं तो उनके पास एनर्जी कहाँ से आती है, या अगर उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं एटम के न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते या फिर एटम को छोड़कर कहीं बाहर स्पेस में चले जाते। अगर ये दोनों ही काम यहाँ नहीं हो रहे हैं और एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स लगातार घूम रहे हैं बिना अपना रास्ता बदले, बिना किसी एनर्जी को लिए या दिए, तो फिर ऐसा कैसे संभव है। यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर बच्चों जो सबसे बड़ा इशू आ रहा था वो आ रहा था हमारे पास क्या, वो आ रहा था बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव करते हैं। अब बच्चों, ये पता लगाने के लिए कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव करते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये विचार करा कि क्यों ना हम इलेक्ट्रॉन की ही स्टडी करें और समझें कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव करते हैं। तो आइए बच्चों, हम अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव करते हैं। इसे पता लगाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने ऐसी कौन कौन सी काम करे, ऐसे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स करे जिससे हमें पता चला इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता लगाने के लिए केवल एक या दो नहीं, यहाँ बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, जिसमें से एल्बर्ट आइंस्टीन एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, आपने सुना ही होगा। इनके अलावा यंग, हालांकि कुछ लोग यंग को यंग जो एक साइंटिस्ट का नाम है वो जवान नहीं थे, उनका नाम यंग है, तो यंग के बारे में ये कहते हैं कि भाई इनका एटम के या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से कोई रिलेशन नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशन है, जो मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा। इसके अलावा आइजैक न्यूटन, आप कहेंगे इनका भी क्या मतलब है, तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे दोबारा से और मैं आपको बताऊँगा कि इन्होंने ऐसा क्या करा। इनके अलावा स्क्रॉन्जर नाम के एक साइंटिस्ट हुए, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। इनके अलावा मैक्स प्लांक नाम के साइंटिस्ट हुए, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ऐसा करते करते बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज़ दिए, जिन्होंने अलग अलग बातें करी और बताया कि एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है और एटम के अंदर कैसे कैसे वो चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं। तो बच्चों, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ आइजैक न्यूटन के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि आइजैक न्यूटन ने भी अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम करा था। उन्होंने 18th सेंचुरी के अंदर या 18th सेंचुरी की शुरुआत के अंदर ये बताया था कि जो लाइट प्रोपोगेट करती है वो पार्टिकल नेचर में प्रोपोगेट करती है। बेसिकली आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट पर्सन। जो आइजैक न्यूटन थे वो पहले व्यक्ति थे, आइजैक न्यूटन जिनको हम बोल देते हैं, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में या लाइट के प्रोपोगेशन के बारे में बताया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे लाइट का प्रोपोगेशन का मतलब क्या है, कि मान लीजिए आपके पास कोई लाइट सोर्स है जिसमें से अलग अलग लाइट रेज़ निकल रही हैं और मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये लाइट रेज़ बहुत दूर तक फैल रही हैं, जैसे सन की लाइट रेज़ बहुत दूर तक फैल रही हैं, तो ये लाइट रेज़ कहाँ तक फैल रही हैं और कैसे फैल रही हैं और ये लाइट रेज़ कैसे आगे बढ़ती हैं, इसको समझाना अपने आप में काफ़ी कठिन बात थी। लेकिन आइजैक न्यूटन ने इसके बारे में एक बात बोली थी 18th सेंचुरी के शुरुआत में कि द लाइट रेज ट्रैवल इन अ पार्टिकल फॉर्म। वो जो प्रोपोगेट करते हैं वो पार्टिकल फॉर्म में करते हैं। और एक मज़े की बात क्या है कि इन्हीं के स्टूडेंट हुए यंग, जिनका नाम था यंग, और उन्होंने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट करा थॉमस यंग ने
अराउंड 1829 के आसपास उनका ये एक्सपेरिमेंट रहा। तो थॉमस यंग ने 1829 में एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने ये बात साबित करने के लिए कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल ना होकर लाइट एक वेव की तरह काम करती है, एक वेव की तरह प्रोपोगेट करती है। लाइट प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव। और सिर्फ यही नहीं कि लाइट प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव, उन्होंने ये भी बताया कि वो प्रोपोगेशन के अंदर वेव्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करती हैं। इसको समझाने के लिए बच्चों मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डायग्राम कहलाता है, जो आपको 12th क्लास फिजिक्स में पढ़ना होगा। पर फिलहाल हम यहाँ इसके बारे में बात कर सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ। देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो लाइट रेज़ हैं वो इस तरीके से किसी सोर्स से जाएंगी, जैसे कोई सर्कुलर पाथ में जाती हैं। ये पाथ आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इसके बाद उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जब आप इस लाइट रेज़ को जो यहाँ से पास हो रही हैं, इनको एक डबल स्लिट, देखिए ये जो जगह आप यहाँ देख रहे हैं, ये जगह को बोलते हैं हम स्लिट। आपको याद होगा जब मैंने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मान लीजिए लेड चैम्बर है और लेड चैम्बर में पोलोनियम पड़ा हुआ है, तो हमने उसके सामने भी क्या लगाई थी, एक स्लिट लगाई थी। तो स्लिट का मतलब क्या होता है, एक ओपनिंग होता है, एक छोटी सी जगह होती है जहाँ से कोई चीज़ ट्रैवल या पास आउट कर सकती है। तो जैसे ही लाइट रेज, क्योंकि लाइट रेज वेव है, तो वो वेव यहाँ से दोनों जगहों से बाहर निकली, इधर से भी बाहर निकली और इधर से भी बाहर निकली, और फिर ये दो वेव्स में बढ़ गई। देखिए एक वेव को मैं यहाँ पर ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, ये दो वेव्स में बढ़ गई। और दूसरी वेव मान लीजिए मैं यहाँ पर ये पर्पल कलर से दिखा देता हूँ, ये दूसरी वेव हो गई। तो इस तरीके से ये दो वेव्स में बढ़ गई। जब ये दो वेव्स में बटी और ये दो वेव्स में बटने के बाद आगे बढ़ने लगी, तो उन्होंने जब यहाँ पर स्क्रीन रखी तो स्क्रीन पे उन्हें क्या मिला, स्क्रीन पे उन्हें कहीं कहीं पर लाइट मिली, कहीं कहीं पर लाइट नहीं मिली। लाइट मिली, फिर लाइट नहीं मिली, फिर लाइट मिली, फिर लाइट नहीं मिली। तो इस तरीके से लाइट का मिलना और ना मिलना होता रहा। यानी कि यहाँ पर उन्हें, ऐसा हम जब पढ़ते हैं तो बात करते हैं कि यहाँ पर उन्हें लाइट एंड डार्क बैंड्स मिले। ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे जब आप लाइट या रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसे क्यों बता रहा हूँ, एक बहुत हल्का सा आपको इसका एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि वेव्स क्या होती हैं। अब यंग का कहना ये था कि मान लीजिए हमने यहाँ से लाइट सोर्स छोड़ा, मान लीजिए मैं इसी एक्सपेरिमेंट में ये बात करता हूँ कि हमने यहाँ से कोई लाइट वेव्स छोड़ा और हम ये मान के चल रहे हैं कि लाइट जो है वो वेव नहीं है। हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए लाइट वेव नहीं है। अगर लाइट वेव नहीं होती तो वो कैसे ट्रैवल करती। तो बच्चों उसको ट्रैवल करने के लिए एक ये वाला रास्ता चूज़ करना पड़ता। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर लाइट रेज यहाँ से पार्टिकल की तरह जाती तो सीधा सीधा सामने सिर्फ दो ही बैंड आपको नज़र आते, यानी कि या तो आपको लाइट इधर मिलती या लाइट इधर मिलती। इस तरह के छोटे छोटे डिस्क्रीट पैकेट्स आपको नहीं मिलते। इसका मतलब अगर लाइट पार्टिकल है तो पार्टिकल में वो इस तरीके से बिहेव करेगी। लाइट पार्टिकल में इस तरीके से बिहेव करेगी जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। और अगर लाइट एक वेव है तो वो इस तरीके से बिहेव करेगी जैसा डायग्राम नंबर 2 में आपको दिख रहा है। ये डायग्राम नंबर 1 बोल देते हैं हम और ये डायग्राम नंबर 2 बोल देते हैं। तो लाइट के दो बिहेवियर हो सकते थे। जब यंग्स ने अपना एक्सपेरिमेंट करा तो यंग्स को लाइट का ये वाला बिहेवियर नज़र आया, लाइट का वेव वाला बिहेवियर नज़र आया, और यंग ने कहा कि लाइट वेव की तरह ट्रैवल करती है। इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले जो यंग ने एक्सपेरिमेंट करा, इस एक्सपेरिमेंट को हम वेव एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं या वेव प्रोपोगेशन एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि दुनिया में जितनी भी वेव्स होंगी वो सारी की सारी वेव्स इसी तरीके से प्रोपोगेट करनी चाहिए। अच्छा, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि वेव कितने तरह की होती हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि दुनिया में जितने भी तरह की वेव्स होंगी वो इसी तरीके से, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस तरीके से वो आगे जानी चाहिए। और जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो नंबर 1 की तरह बिहेव करने चाहिए। अब जब ये दो एक्सपेरिमेंट हमारे पास थे जो लाइट के लिए यंग्स ने यूज़ करे थे, तो आइंस्टीन ने, स्क्रॉन्जियर ने, हाइजेनबर्ग ने और बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर क्या करा, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराएं और ये पता लगाएं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर भी जानना बहुत ज़रूरी था। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव करते हैं ये समझने के लिए भी हमने क्या करा, ये समझने के लिए भी हमने इसी एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया।
और बच्चों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जब हमने इस एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया, और ये बात लगभग 1924 की है। 1924 में जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा गया, तो अब यकीन मानिएगा उस दिन दुनिया का एक तरीके से बिल्कुल ही मतलब कहते हैं ना, नेचर ही बदल गया, लोगों के सोचने का तरीका ही बदल गया, और लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। आइंस्टीन तक ने तो ये तक कह दिया, आइंस्टीन ने, कि मैं इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात करना मतलब भगवान के बारे में बात करना, इस कैन नॉट बी पॉसिबल। ऐसा क्या था इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, ऐसी क्या बात थी जो आइंस्टीन करना चाह रहे थे? असल में हुआ क्या था, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि हमें ऐसा लगा कि मानो इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को समझ पा रहे हैं, दे कैन फील अस। आप लोगों को मेरी बात बहुत अटपटी लग रही होगी, आप कह रहे होंगे गौरव सर आज आप क्या कह रहे हैं, लेकिन ये बात सच है। ऐसा लगा मानो इलेक्ट्रॉन्स या यूनिवर्स हमसे बात कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि यू पीपल आर नथिंग, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ दिस यूनिवर्स। और एक तरह से रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी, गूज बम्प्स खड़े कर देने ओपन वाली कहानी थी, इरेक्ट वाली कहानी थी कि ऐसा क्या हुआ। तो इसको समझाने के लिए बच्चों मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगा, और उस वीडियो को देखकर आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्या हुआ कि हमें लगा कि इलेक्ट्रॉन्स हमें फील कर पाते हैं। तो आइएगा बच्चों, वो वीडियोस देखते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स हमें फील करने लगे। होप आपको ये वीडियो देखकर थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा, उसके बाद मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूँगा। And here we are, the granddaddy of all quantum weirdness, the infamous double slit experiment. To understand this experiment, we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the... तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो वेव्स आ रही हैं, अगर आप इन वेव्स को ध्यान से देखें तो ये जो वेव्स आ रही हैं, ये वेव फॉर्म क्या दिखा रही है, देखिए यहाँ पर ये जहाँ मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, ये वेव यहाँ पर आपस में मिक्स हो रही हैं, और जब ये मिक्स हो रही हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो वेव ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि जब जंगल में आग लगती है तो कई बार उसको बुझाने का एक तरीका क्या होता है कि दूसरी साइड से भी आग लगा दी जाती है। आप सोचेंगे कमाल है, आग को बुझाने के लिए आग, हमने ये तो सुना था कि जहर को मारने के लिए जहर का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन आग को बुझाने के लिए आग का यूज़ करना पड़ता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये अपने आप में एक वो एक्सपेरिमेंट है जो इस बात को भी जस्टिफाई करता है कि जब आप एक पर्टिकुलर टेक्निक के द्वारा, एक पर्टिकुलर तरीके से, एक पर्टिकुलर टाइमिंग के हिसाब से सेट करके आग लगाते हैं, तो दोनों आग की जो वेव्स होती हैं वो जब आपस में मिलती हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। तो उसको मिनिमा बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर दो वेव्स जब इस तरीके से टकराई कि उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो ब्लैक कलर का आपको जो एरिया मिला वो मिनिमा कहलाया, और जो वाइट कलर का ब्राइट एरिया मिला वो आपको मैक्सिमा कहलाया। अच्छा, ये वाइट एरिया एक जगह पर सबसे ज़्यादा वाइट होगा, फिर उससे कम होगा, फिर उससे कम होगा, और हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितना वाइट कहाँ पर होगा और कितना वाइट कहाँ पर नहीं होगा। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको वीडियो को बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, पर मैं आपको चाह रहा था कि बता दूँ कि क्या हो रहा है। The highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is matter, through two slits, we get this, two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum.
An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. We get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces... How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought, maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So, they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they could interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits and it goes through neither. And it goes through just one and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. But physicists were completely baffled by this. So they decided to peek and see which slit it actually goes through. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and... तो बच्चों यहाँ पर आकर साइंटिस्ट लोगों को लगा कि चलो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ डिटेक्टर लगाते हैं, हम खुद जैसे यहाँ पर आई आप देख रहे हो, एक आई बनी हुई है, तो उन्होंने सोचा कि इस आँख के द्वारा हम देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा है। क्योंकि अगर आप वीडियो को थोड़ा सा पहले अगर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है, जब उसको हमने केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को दोनों स्लिट से निकाला तो इलेक्ट्रॉन डिवाइड होकर निकल गया, जैसे हवा बहते बहते या पानी बहते बहते डिवाइड हो जाता है। इस समथिंग विच इज़ वेरी वियर्ड एंड विच कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन से बाहर था। तो सोचा कि चलो एक काम करते हैं, देखते हैं कि कर क्या रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, डिटेक्टर लगाया, और जब हमने डिटेक्टर लगाया तब तो कहानी बिल्कुल ही बदल गई, तब तो बिल्कुल ही लोगों के होश उड़ गए। और कैसे उड़ गए वो समझते हैं। Let it fly. But the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently, as though it was aware it was being watched. And it was here that physicists stepped... वो जगह है, मैं एक बार दोबारा यहाँ पे आपको लाइन बताना चाहूँगा कि एज इलेक्ट्रॉन को ये लगने लगा कि हम उसे देख रहे हैं। हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन को कैसे पता चल रहा है कि हम उसे देख रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी बैफलिंग एंड परप्लेक्सिंग। And it was here that physicists stepped forever into the strange, never world of quantum events. What is matter? Marbles or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave function simply by observing. तो बच्चों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, मैं आपको दोबारा भी समझा देता हूँ कि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है। इसमें बेसिकली हो ये रहा था कि हमारे पास जब हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करा तो हम मान के चल रहे थे कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन गन है, और इस इलेक्ट्रॉन गन से, अच्छा इलेक्ट्रॉन गन का मतलब ये नहीं है जैसे इस मूवी में भी दिखाया गया या बाकी जगहों पर दिखाया गया कि भाई इलेक्ट्रॉन गन जो होती है वो बिल्कुल गन की तरह होती है, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट फिगरेटिव एक तरीके से बनाई गई है, ध्यान रखिएगा। तो हमने जब इसको इलेक्ट्रॉन गन को डबल स्लिट से पास करा
डबल स्लिट से पास करा तो हमें ये लगा कि हमारी जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर या तो पार्टिकल का नेचर आएगा या तो पार्टिकल नेचर आएगा। और एक सेकेंड जरा मैं ठीक से बता दूँ, या तो पार्टिकल नेचर आएगा, और अगर पार्टिकल नेचर आएगा इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ से निकलेंगे या यहाँ से निकलेंगे, और जब ऐसा निकलेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये वो जगह है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन्स टारगेट करते हुए दिखाई दे जाएँ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ टारगेट कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? आपको याद होगा मैंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन के बारे में आपको बताया था, तो उसी फ्लोरोसेंट स्क्रीन को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये टॉपिक तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया में आपको दिखना चाहिए था, जो एरिया यहाँ पर है, अगर वो कैसा है, पार्टिकल है। जैसे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि पार्टिकल है तो एक बैंड यहाँ दिख जाएगा, एक बैंड यहाँ दिख जाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, तो क्या होगा? अगर वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है तब क्या होगा? अगर वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है बच्चों, तब उसके अंदर क्या होना था? तब उसके अंदर हमें डिस्क्रीट बैंड्स मिलने थे, यानी कि कहीं कहीं पर बैंड ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, इस तरीके से वेव नेचर ऑफ बैंड्स मिलने थे। कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ टकरा रहा है, कभी यहाँ टकरा रहा है, क्योंकि वो किसकी तरह घूम रहा है? वो तो वेव की तरह जा रहा है, वो कहीं भी जा सकता है, वो कैसे भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है। तो इस तरीके से वो वेव की तरह जा सकता था। अब हुआ क्या कि हुआ ये कि हमने जब इलेक्ट्रॉन्स की गन से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फायर करे एक साथ, तो हमें उसका एक बैंड नेचर, एक डिस्क्रीट पार्टिकल वेव नेचर मिलने लगा। लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी, मैंने आपको बताया था, आइंस्टीन भी बहुत खुश हुए थे और बहुत सारे साइंटिस्ट थे, वो सब बहुत खुश हुए कि ठीक है भाई, हमें पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। अब इतने में जैसे कि आपको वीडियो में भी देखने को मिला कि लोगों ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, पास करके देखते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन को पास कर रहे हैं तो भी चाहे वो वेव हो, हमें तो वो सिर्फ एक बैंड की तरह मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था। जब हमने केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को पास करा, मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार था कि जब हमने एक ही इलेक्ट्रॉन को पास करा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, और फिर वो दो पार्ट में टूट गया। वो छोटा सा इलेक्ट्रॉन दो पार्ट में टूट गया और फिर वापस आके एक सिंगल पार्ट में जुड़ गया, और फिर यहाँ पे एक बैंड मिलने लगा। ना इधर मिला ना इधर मिला, यहाँ पे आके आपको बैंड मिलने लगा। दैट मीन्स कि मानो इलेक्ट्रॉन ने एक आत्मा, जैसे होती है ना, हम दिखाते हैं कि भूत प्रेत आत्मा होती है कि यहाँ से निकली, किसी छेद में से निकल गई, कहीं से भी निकल गई और फिर वापस जुड़ गई, कुछ ऐसा होने लगा। सो दैट मीन्स जो कंक्लूज़न निकला इस सारी बात का, वो कंक्लूज़न क्या निकला? वो कंक्लूज़न बच्चों ये निकला कि इलेक्ट्रॉन्स पाथ, जो इलेक्ट्रॉन्स का पाथ है, या तो वो पाथ ही डिसाइडेड है यूनिवर्स ने, जिसको हम भगवान का नाम दे सकते हैं आज की डेट में, यूनिवर्स ने वो पाथ पहले से ही डिसाइड करके रखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन वहीं से जाएंगे, और हमें इस बात की इजाज़त ही नहीं है, परमिशन ही नहीं है कि हम उसके पाथ को चेंज करें या उसके पाथ को हम समझ पाएँ। लाइक इट ऑलरेडी हैपन्स, लाइक एक किसी यूनिवर्स में एक तरीके से हो चुका है। इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि हाँ वो दूसरा तरीके से हो सकता था, पर वो हो चुका है। तो जैसा आपने एक मूवी देखी होगी, एवेंजर्स एंड गेम मूवी आई थी, उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज क्या करते थे, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ लगाते थे कि इस वाले यूनिवर्स में ये हो रहा होगा, उस वाले यूनिवर्स में वो हो रहा होगा। दैट मीन्स इट कैन बी पॉसिबल। कुछ हद तक ये सारी बातें जो आप फिल्मों में देखते हैं, और ये मैं आज की बात नहीं बता रहा हूँ, ये मैं 200 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 18th और 19th सेंचुरी के बारे में बता रहा हूँ, तब ये सब कुछ हो रहा था। तो तब अभी तो एडवांस हो चुकी है हमारी स्टडीज़ बहुत, हमें काफ़ी कुछ पता चल चुका है, लेकिन सोचिए उस समय क्या हालत हुई होगी जब हमें न्यूट्रॉन भी अभी अभी पता चले थे, और अभी तो ये भी नहीं पता था कि एटम में इलेक्ट्रॉन घूम कहाँ रहे हैं, और इतने में ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन है क्या, ये भी हमें नहीं पता है। तो कुछ पता नहीं चल रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी, क्या करा जाए, कैसे करा जाए। सोने पे सुहागा क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट को फिर ऐसा कंडक्ट करा गया, उन्होंने कहा कि चलो यार इसको एक काम करते हैं, हम छुपके से देखते हैं, मतलब एक ऐसा डिटेक्टर लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन को पता ही ना चले कि हम वहाँ पर हैं, हम एक डिटेक्टर लगाएंगे और उससे देखेंगे। तो हो क्या रहा था कि जब हम इलेक्ट्रॉन को देख रहे थे तो फिर वो कैसा बिहेव कर रहा था, वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था। जब हम इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से आप कह सकते हो व्हेन वी मेज़र, हम देखने से यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, जब उसे हम मेज़र कर रहे थे तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन जब हम उसे नहीं मेज़र कर रहे थे, व्हेन वी वर नॉट मेजरिंग द इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रॉन को मेज़र नहीं कर रहे थे, तो फिर वो एक वेव की तरह बिहेव कर रहा था।
So it was behaving like a wave when we not measuring it, when we were not measuring it. It was behaving like a wave. और भैया जब हमने क्या करा, जब हमने एक चुपके से यहाँ डिटेक्टर लगा दिया, एक आँख लगा दी, एक तरीके से हमने यहाँ पर एक तरीके से इसको चुपके से देखना शुरू करा। एक काम करते हैं, हम इसको पीछे से जाकर देखते हैं। एक तरीके से ऐसे समझ लो कि हमने यहाँ पर कहीं पर एक आँख लगा दी कि हम देखते हैं इधर का भी दिख जाए, इधर का भी दिख जाए। तो इलेक्ट्रॉन ने अलग तरीके से बिहेव करा, वो स्प्लिट भी होने लगा, वापस भी आने लगा और वेव की तरह भी बिहेव करने लगा। कुल मिला के भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे होगा। और इसके बाद एक चीज़ ये सामने आई, इसके बाद चीज़ सामने क्या आई कि हमें तो ये लगा कि भैया हमें तो अभी इलेक्ट्रॉन छोड़ो, लाइट छोड़ो, हमें तो यही नहीं पता कि वेव्स क्या होती हैं, हाउ वेव्स बिहेव, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल। पहले भाई प्रॉपर्टीज़ समझ लो, फिर उनमें है या नहीं है समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम होशियार हो या नहीं हो, भाई पहले ये तो बता दो कि होशियार होता क्या है, तभी तो ये बताएंगे कि तुम हो या नहीं हो। क्योंकि हो सकता है होशियार पबजी खेलने वाला हो सकता है होशियार लूडो खेलने वाला हो सकता है होशियार पढ़ने वाला हो सकता है होशियार बातें करने वाला हो सकता है कोई और कैटेगरी हो। तो आपको उस प्रॉपर्टी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि वेव्स क्या होती हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कौन सी वेव बना रहा है और वेव्स कितने तरह की होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो बच्चों इस स्टोरी को कुल मिला के अभी यहीं पर हमें रोकना पड़ेगा और हमें अभी पहले बात करनी पड़ेगी किसके बारे में, हमें पहले बात करनी पड़ेगी वेव्स के बारे में। तो आइए आज शुरुआत करते हैं वेव्स के बारे में कि वेव्स क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वेव्स क्या है और फिर हम आगे बढ़ते हैं और अपने उसी टॉपिक के पास वापस बैक आएंगे कि भैया कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको वेव पढ़ने से पहले मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपको दोबारा से इस टॉपिक को एक बार रिवाइज़ करना चाहिए, आपको समझना चाहिए और आप इसको और ज़्यादा स्टडी करें, सोचें, खुद भी सोचें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा था, कैसे जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर दिमाग आ गया था, हाउ इलेक्ट्रॉन बिहेविंग डिफरेंटली, और ऐसा कैसे हो सकता है ना, कोई रीज़न रहा होगा इसके पीछे और वो रीज़न मैं आपको बताऊंगा। अब हमें पता है वो रीज़न क्या था, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो रीज़न ऑफ बिहेवियर जो उसका बिहेव था वो इतना डिफरेंट क्यों था ये आपको जानना है। तो आपको लेक्चर आगे देखना पड़ेगा और मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन्स के पास ऐसी ताकत कहाँ से आई कि हम उसको मेज़र नहीं कर पा रहे थे, या जब उसे मेज़र करने की कोशिश कर रहे थे तो अलग तरीके से बिहेव कर रहा था और जब उसे मेज़र नहीं कर रहे थे तो फिर वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा था। ठीक है बच्चों, तो इसको एक बार पढ़िएगा और फिर हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे वेव्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।